हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यूओ टीपीओ पोस्ट के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज ये इसका सेकंड वीडियो है, जिसमें हम इसके सेट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम 1 दिसंबर 2020 को कंडक्ट हुआ था और इसमें जो शिफ्ट थी वो सेकंड शिफ्ट में इसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को हम डिटेल से इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये इसका पार्ट 2 है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ इन तीनों पोस्ट के लिए कंप्यूटर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और इसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो इसके लिए आप हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी थ्योरी है वो पूरी की पूरी थ्योरी कवर की हुई है। साथ ही साथ इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी बताया गया है। सो आप इस नोट्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा। इसमें सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। इसके लिए जो चार्जेस हैं वो 50 रुपीज़ चार्जेस हैं, जिसको पे करके आप ये हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, एमएस वर्ड में पहले से मौजूद फाइल को खोलने के लिए इसमें से किस प्रकार की शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, एमएस वर्ड में अगर हम बात करें, पहले से मौजूद कोई फाइल है, ध्यान रखना इस बात में कि यहाँ पर कहा क्या गया है कि पहले से मौजूद कोई फाइल है, उसको अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करना होगा। इसके लिए जो शॉर्टकट की उपयोग करनी होगी वो यहाँ पर है Ctrl+O। Ctrl+O के माध्यम से आप पहले से सेव की हुई जो आपके पास फाइल है आपके डिवाइस में यानी आपके सिस्टम में, उसको आप MS वर्ड पर ओपन कर पाएंगे। सो इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+O है। शॉर्टकट की से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, एक पूछा जाता है, मिनिमम एक तो पूछा ही जाता है, एक से ज़्यादा भी पूछे जाते हैं। सो आपको जो MS ऑफिस है उसके अंतर्गत जो MS एक्सेल आता है, MS वर्ड आता है, उसके सारे के सारे शॉर्टकट की पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो गूगल क्रोम होता है उसमें भी शॉर्टकट की यूज़ की जाती हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको गूगल क्रोम पर जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है 15 से 16 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। उससे भी संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो यहाँ पर आंसर होगा आपका Ctrl+O। अब यहाँ पर बाकी की शॉर्टकट की भी दी हुई हैं, तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं एक एक करके। यहाँ पर Alt+N है। Alt+N का मतलब यहाँ पर क्या है? Alt+N का मतलब ये है कि आपका जो इंसर्ट टैब होता है, जैसे आप विंडो देखते हैं, अगर आप उसमें अपने विंडो में MS वर्ड को ओपन करें, इस तरीके से आपने MS वर्ड को ओपन किया तो यहाँ पर कुछ रिबन होता है। रिबन से मतलब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर होम लिखा होगा, फिर यहाँ पर टैब लिखा होगा, फिर यहाँ पर इंसर्ट लिखा होगा, फिर यहाँ पर इस तरीके से आपके बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स होते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से MS वर्ड पर चलते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा, हम यहाँ पर MS वर्ड में आ गए हैं। अब आप ऊपर साइड अगर देखेंगे तो इसमें आपको दिखेंगे डिफरेंट टाइप के टैब। तो जब आप Alt+N को प्रेस करते हैं यानी कि इस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर इंसर्ट जो टैब होता है वो ओपन होने लगता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, Alt+N मैंने यहाँ पर टैब कर दिया है, इस शॉर्टकट की का यूज़ कर दिया है। तो यहाँ पर इंसर्ट में जो भी आपके पास कॉलम्स हैं, जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। तो ये Alt+N के माध्यम से होता है। अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि MS वर्ड में जो नया डॉक्यूमेंट है, पहले से सेव है, उस डॉक्यूमेंट को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आपको कौन सी की यूज़ करना होगा? तो आपको यूज़ करना होगा Ctrl+O। मैं यहाँ पर अगर आपको Ctrl+O प्रेस करके दिखाऊं तो ये आप देख पाएंगे कि Ctrl+O प्रेस करते ही यहाँ पर आपके सिस्टम में जो भी फाइल्स थी उनसे संबंधित यहाँ पर आपके पास ये शॉर्टकट की प्रेस होती ही फाइल्स आपके सामने शो होंगी। उनमें से कोई भी फाइल जो भी आप सेलेक्ट करके ओपन करना चाहते हैं उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो ये होता है Ctrl+O के माध्यम से।
ऑल्ट प्लस एन के माध्यम से आपने जान ही लिया है, ऑल्ट प्लस एन के माध्यम से आपका इंसर्ट जो टैब होता है वो ओपन होता है, ठीक है। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, तो इससे जो आउटलाइन होती है वो आउटलाइन जो है, आउटलाइन का जो व्यूज है वो आपको दिखाई देता है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ के माध्यम से। कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, तो इससे आपका नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एन की को प्रेस करना होगा, उससे आपका नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यानी कि वो उसमें आप कोई नया डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एन के माध्यम से कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस की शॉर्टकट का उपयोग करना होता है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको बता दें, पहले भी बोला गया है कि MS ऑफिस से संबंधित शॉर्टकट की तो आनी ही आनी है। इसके अलावा जो क्रोम होता है, जो हम गूगल यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, उससे संबंधित भी शॉर्टकट की एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। तो इसमें जो है 15 से 16 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की होती हैं, जिसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें इन सभी शॉर्टकट की को डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये किससे संबंधित पूछी गई है, क्रोम ब्राउज़र से संबंधित पूछी गई है। तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो क्रोम ब्राउज़र से संबंधित ही होना चाहिए। तो अगर आप उसमें डाउनलोड विंडो को खोलना चाहते हैं, डाउनलोड विंडो क्या है, आपने गूगल क्रोम पे किसी फाइल को डाउनलोड कर लिया है, अब आप उसे डाउनलोड, पूरी जो डाउनलोड आपकी जो डिफरेंट टाइप की फाइल्स हैं आपने जो डाउनलोड की हुई हैं, उनको अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आप फिर कंट्रोल प्लस जे का यूज़ करेंगे, इस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, तो फिर आपके सामने डाउनलोड विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ, इस तरीके से विजुलाइज कर लीजिएगा इस पॉइंट को। इस तरीके से यहाँ पर आपका गूगल क्रोम मैंने ओपन कर लिया है। अब इस गूगल क्रोम में क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस जे जो है उस शॉर्टकट की का यूज़ करूँगा, कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट की यूज़ करते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके सामने ओपन हो जाएगा जो डाउनलोड वाला सेक्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं डाउनलोड विंडो जो है वो ओपन हो चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्लस जे जो शॉर्टकट की है उसका यूज़ किया। तो इस तरीके से डाउनलोड विंडो ओपन हो चुकी है। जो जो फाइल्स यहाँ पर डाउनलोड की हुई हैं वो यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये होता है कंट्रोल प्लस जे के माध्यम से। इसके बाद इसमें दूसरे ऑप्शंस भी हैं, जैसे कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस डी से जो है वो नया बुकमार्क यहाँ पर बनता है। न्यू बुकमार्क को बनाने के लिए आप कंट्रोल प्लस डी जो है वो क्रोम ब्राउज़र में अगर यूज़ करते हैं तो उससे ही बनता है। यहाँ पर अब इसको देख भी लेते हैं। यहाँ पर गूगल क्रोम में, यहाँ पर ये आ चुके हैं हम गूगल क्रोम पे। इसके बाद अगर हम इसमें कंट्रोल प्लस डी का यूज़ करते हैं, ये देख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस डी का यूज़ करते हैं तो ये है, देखिए यहाँ पर बुकमार्क बन चुका है। अब बुकमार्क क्या होता है, कोई पेज है, कोई वेबसाइट है, उसको अगर आप बुकमार्क करना चाहते हैं, उसको अगर आप स्टार करना चाहते हैं तो इसके लिए आप बुकमार्क जो टैब है उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको उसके लिए जो की यूज़ करनी होगी शॉर्टकट की, वो कंट्रोल प्लस डी का उपयोग करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने दो की आ चुकी हैं, कंट्रोल प्लस जे। इसका ध्यान रखना, क्रोम ब्राउज़र में किसके लिए यूज़ किया जाता है, डाउनलोड विंडो को ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस डी इसका जो यूज़ करना होता है वो किसके लिए करना होता है, न्यू बुकमार्क को बनाने के लिए। कंट्रोल प्लस जे और कंट्रोल प्लस जो डी होता है ये क्रोम ब्राउज़र में उपयोगी नहीं होता है। ऐसी कोई शॉर्टकट की क्रोम ब्राउज़र में इसके लिए नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा गया है कि www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसका जो आविष्कार है वो किसने किया था। तो www इसका जो आविष्कार है वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। इसके लिए आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे ऑप्शन में देखते हैं तो इसमें है बिल गेट्स। तो बिल गेट्स के बारे में सभी जानते हैं कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके ये संस्थापक हैं। इसके अलावा यहाँ पर एलन ट्यूरिंग, ये एक नाम यहाँ पर दिया गया है, तो इसके बारे में, इनके बारे में भी जान लीजिएगा आप। एलन ट्यूरिंग जो हैं वो आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या है ये, आधुनिक कंप्यूटर, इसे आप नोट भी कर लीजिएगा, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक हैं ये। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि जो एलन ट्यूरिंग है वो क्या है, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक हैं। स्टीव जॉब्स, इनके बारे में आप जानते ही है, ये एप्पल कंपनी के सह संस्थापक हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो टिम बर्नर्स-ली, www के लिए सही आंसर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन असत्य है। अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होता है उसमें अगर आप 5 नंबर बिल्कुल पुख्ता करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, एमएस वर्ड को बहुत अच्छे से समझना होगा, एमएस एक्सेल को बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है, और इंटरनेट। अगर आपने ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे से कर लिए तो 5 नंबर तो आपको ऐसे ही बनने वाले हैं। 10 में से 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएंगे। बाकी के टॉपिक्स भी आप कवर कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसकी जो थ्योरी क्लासेस हैं जो हमने करवा दी हैं, जिनकी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अगर आप उसको कंप्लीट करते हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करते हैं और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अगर हम जो कवर करवा रहे हैं उसके साथ आप कवर करते चलते हैं, इसके नोट्स बनाते चलते हैं, तो आपके 10 में से 9 मार्क्स बहुत आसान तरीके से इस वाले सब्जेक्ट में आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको 10 में से 9 मार्क्स ला करके सिलेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से श्योर करना है। ये बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर होने वाला है। कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है वो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा गेम चेंजर होने वाला है। इसमें बहुत कम एफर्ट में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। एमएस वर्ड में पहला ऑप्शन कहा गया है कि इसमें जो टेबल बनाते हैं हम, तो उसमें जो आप कॉलम है या फिर जो आप लाइन बना रहे हैं, तो उस टेबल में जो लाइन और जो कॉलम्स होती हैं उनकी संख्या क्या सम होती है, क्या उनकी संख्या सम हो सकती है। ध्यान रखना यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है सम हो सकती हैं। जी बिल्कुल, उसकी संख्या सम हो सकती है। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि क्या उसकी संख्या विषम हो सकती है, तो बिल्कुल ये विषम भी हो सकती है। अभी मैं आपको विजुअलाइज करके भी बताऊंगा एमएस वर्ड में इस टेबल के माध्यम से, ताकि और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। लेकिन अगले ऑप्शन में कहा गया है कि एक टेबल के स्तंभ में जो आपकी कॉलम है और जो लाइंस हैं, रो हैं, उनकी जो संख्या है वो लाइंस की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकती। बट ऐसा नहीं है, आप किसी भी तरीके से उस टेबल को बना सकते हैं। आप चाहें तो उसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहें तो उसमें रो की संख्या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा भी आप उसको बनाना चाहते हैं, आप एमएस वर्ड में जो टेबल बना रहे हैं उसको बना सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसमें जो आपकी रो हैं उनकी संख्या आप अपने कॉलम की संख्या से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये कथन यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है और क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट ही पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। अगले ऑप्शन में कहा गया है कि यह टेबल में पंक्तियों और स्तंभों के बीच अलग अलग हो सकती है। तो बिल्कुल यार, यहाँ पर आपकी जो टेबल आप बना रहे हैं उसमें जो आपके कॉलम्स हैं, उसमें जो आपके रो हैं, उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। आप उसमें जिस तरीके से भी बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसको विजुलाइज करके भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम एमएस वर्ड में आ चुके हैं। ये देखिए एमएस वर्ड में आ चुके हैं। अब एमएस वर्ड में आने के बाद हम यहाँ पर टेबल में आएंगे तो इंसर्ट वाले टैब पर क्लिक करेंगे और टेबल वाले टैब पर क्लिक कर लेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर इसमें रो जो है या जो कॉलम है उसको किसी भी तरीके से बना सकता हूँ। मुझे यहाँ पर 3 इस तरीके से कॉलम बनाने हैं, 3 रो बनानी है तो रो बना सकता हूँ, 3 इस तरीके से कॉलम, जो भी मैं चाहूँ उस तरीके से इसको बना सकता हूँ। चाहे इसमें मैं कॉलम को ज़्यादा कर सकता हूँ, चाहे कॉलम को कम कर सकता हूँ, रो को ज़्यादा कर सकता हूँ, रो को कम कर सकता हूँ। इसमें हम सम संख्या में भी बना सकते हैं, विषम में भी बना सकते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर यहाँ पर हम टेबल बना रहे हैं तो उसमें जो रो है वो हमारी कॉलम से कम ही होगी। जैसा चाहें आप वैसा बना सकते हैं। रो ज़्यादा भी हो सकती है, रो कम भी हो सकती है। ये देखिएगा इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। ये टेबल यहाँ पर बन चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रो की संख्या जो है और जो आपकी कॉलम की संख्या है वो किस तरीके से है, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। जैसा भी आप चाहें इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर था वो आंसर क्या हो जाता था, सी ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाई आप इसमें टेबल के जो कॉलम है उनकी जो संख्या है वो पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसमें असत्य कथन पूछा गया था, गलत स्टेटमेंट। तो ये बात गलत है, बिल्कुल भी गलत है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे एमएस वर्ड के पुराने संस्करणों जैसे कि एमएस वर्ड 97 से 2003 तक के लिए उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर बाइनरी फॉर्मेट पूछा गया है। अब देखना यहाँ पर जो एमएस वर्ड है उसमें जब हम कोई फाइल बनाते हैं, जैसे मान लीजिएगा मैंने एक फाइल बनाई एमएस वर्ड पर, जो एक फाइल है वो मैंने बनाई कुछ इस तरीके से कि दिल्ली पुलिस कंप्यूटर
ठीक है, मैंने एक फ़ाइल बनाई और उसका इस तरीके से नाम लिखा, और उसमें अब नाम लिखने के बाद कोई भी फाइल होती है तो उसका एक्सटेंशन लिखाया जाता है। उसमें एक्सटेंशन लगाने से ही पता चलता है कि ये किस प्रकार की फ़ाइल है। तो मैं यहाँ पर .doc इस तरीके से डॉक लिख देता हूँ। जैसे आप PDF फाइल होती है तो उसके पीछे .pdf लिखा हुआ होता है, ठीक है, उसके पीछे PDF लिखा होता है। कोई आपकी इमेज होती है तो उस पर JPG लिखा होता है, इस तरीके से JPG लिखा हुआ होता है। तो इस तरीके से कोई भी फाइल होती है तो उसके पीछे जो है वो डॉट लगाने के बाद उसमें एक्सटेंशन लिखा हुआ होता है, और उससे पता चलता है कि ये किस प्रकार की फ़ाइल है। अब अगर आप इसको बाइनरी फाइल फॉर्मेट की बात करें तो बाइनरी फाइल फॉर्मेट जो है वो डॉक जो है वो बाइनरी फाइल फॉर्मेट ही है, और ये 97 से लेकर के 2003 तक ही इसका उपयोग हुआ है। तो ये जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। तो जो आपका डॉक्स होता है ये DOCX यानी कि डॉक्स जो है यहाँ पर, इसमें क्या है, ये जो है आपकी 2007 या फिर उससे ज़्यादा की जो विंडो आई हुई है, यानी उसके जो अपडेटेड वर्जन आए हुए हैं उसमें ये वाला फीचर उपलब्ध हुआ है। और ये जो आपका फाइल फॉर्मेट है, ये फाइल फॉर्मेट है XML पर। किस पर फाइल फॉर्मेट है? XML पर। ध्यान रखना एक चीज़ ये भी पूछा जा सकता है कि MS वर्ड जो है उसमें जो डॉक है वो किस प्रकार का आपका फाइल फॉर्मेट है, तो वो है बाइनरी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और ये चीज़ एग्जाम क्वेश्चन में भी लिखी हुई है, बाइनरी फाइल फॉर्मेट। तो डॉक कैसा है? बाइनरी फाइल फॉर्मेट है, और ये कब से कब तक रहा है? 97 से ये 2003 तक चालू रहा है। बाकी फिर 2007 यानी कि 2007 जो है आपकी विंडोज 7 जो है उसमें जो आपके पास जो अपडेटेड वर्जन आए हुए हैं उसमें डॉक X आया हुआ है, जिसमें ये किस प्रकार का फाइल फॉर्मेट है? XML फाइल फॉर्मेट है। इसके अलावा यहाँ पर डॉक M की बात करें तो ये कैसा है? मैक्रो XML है। इसमें क्या होता है कि इसमें मैक्रो जो फाइल होती हैं वो भी चल जाती हैं। यानी डॉक में क्या होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो जो आपने MS वर्ड पर डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है वो आपका डॉक्यूमेंट तैयार होकर सेव हो जाता है और फिर इस तरीके से ओपन हो जाता है। पर डॉक्स में क्या हो जाता है, यहाँ पर टेक्स्ट भी आ जाते हैं, आपने जो टेबल्स बनाई हुई हैं वो भी आ जाते हैं। डॉक M में क्या होता है कि मैक्रो जो फाइल होती हैं वो भी यहाँ पर आ जाती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और डॉक M कैसी होती है, ये 2007 के बाद के जो वर्जन आए हुए हैं उनमें ये इसकी उपलब्धता होती है। तो इन 3-4 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि जो डॉक M है उसका फाइल फॉर्मेट कैसा है, बाइनरी फाइल फॉर्मेट है, कब से कब तक रहा है ये, तो 97 से 2003 तक रहा है। डॉक X की अगर बात करें तो ये कब का वर्जन है, 2007 का वर्जन है, और ये किस प्रकार का फाइल फॉर्मेट है, तो XML फाइल फॉर्मेट है। डॉक M की अगर बात करें तो ये किस प्रकार का फाइल फॉर्मेट है, तो मैक्रो फाइल फॉर्मेट है, मैक्रो XML फाइल फॉर्मेट है, और ये कब से उपलब्ध हुआ है, 2007 या फिर उसके बाद के जो वर्जन आए हुए हैं उन सभी में डॉक M उपलब्ध हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद फिर आप शिफ्ट की को प्रेस करते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं तो कुल कितने सेल सिलेक्ट होंगे, इसको हम विजुअलाइज करके देख लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर पहले MS एक्सेल पर चलते हैं। ये देखिए MS एक्सेल पर आ चुके हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपने क्या किया, A1 जो A1 सेल है, देख सकते हैं आप यहाँ पर A लिखा हुआ है और पहली वाली हम यहाँ पर क्या है, रो में है, पहली वाली रो में है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका A1 हो गया। अब A1 में क्या करते हैं, आप शिफ्ट पर क्लिक करते हैं। शिफ्ट पर क्लिक करने के बाद इसके बाद आप क्या करते हैं, C5 तक लाते हैं। तो C5 कहाँ पर होगा आपका, पहले मैं बता देता हूँ आपको C5 कहाँ है। ये है आपका C5, आप देख सकते हैं C5, यानी C के नीचे जो 5वें नंबर का सेल है वो आपका C5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर A1 पे आए, आपने शिफ्ट पर क्लिक किया और उसके बाद आप C5 पर ला करके क्लिक कर देते हैं। तो इतना आपने क्लिक किया, यहाँ तक जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ सेल जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। सेल सेलेक्ट हो चुके हैं, यानी कितने टोटल सेल सेलेक्ट हो चुके हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कितने सेल आपको दिख रहे हैं, ऊपर अगर आप देखेंगे तो 1 2 3, इसी प्रकार से ऊपर 3 है और नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 हैं। तो टोटल अगर आप इनको काउंट करते हैं तो ये कितने हो जाते हैं, ये 15 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके जो क्वेश्चन हैं वो आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो तभी आपसे बनेंगे, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे तब बनेंगे जब आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के टाइम पर आप MS एक्सेल की शीट को देखेंगे, उसको समझेंगे कि वो किस प्रकार से होती है, उसको विजुअलाइज करेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के दौरान इसके क्वेश्चन को बताने के बाद आंसर को बताने के दौरान आपको विजुअलाइज भी करवाता हूँ, ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा बनी रहे और उसमें आप अगर
आपके कोई प्रैक्टिकली टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो फिर वो आपसे बन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 15 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये 15 टी ऑप्शन 4th नंबर का जो ऑप्शन है वो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जब विजुलाइज करेंगे तभी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। इन क्वेश्चंस को आप रट करके नहीं बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, तो इसमें कहा गया है एक फॉर्मूला आपके सामने दिखाया गया है और इस फॉर्मूले को आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। ये नॉर्मली जो आपकी मैथमेटिकल है वो इक्वेशन होती है। इसमें क्या होता है, देखिए आपका 8 है, इसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, डिवाइड बना हुआ है और 4 की पावर 2 है। ठीक है, इस तरीके से है। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो 8 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 16, 2 जो है वो 16 बन जाएगी और इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1/2 और 1/2 होता है 0.5। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 0.5। अगर आप चाहें तो इसको MS एक्सेल पर भी देख सकते हैं। मैं आपको इस फॉर्मूले को MS एक्सेल पर अप्लाई करके बता देता हूँ। चलिए हम MS एक्सेल पर चलते हैं। देखिए ये आ चुके हैं हम MS एक्सेल पर। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, इक्वल टू लगा हुआ था, तो यहाँ पर इक्वल टू लगा लिया। उसके बाद 8 लिखा हुआ था, 8 लगा लिया। उसके बाद डिवाइडेड बाई था, इसके बाद 4 था, 4 रेज टू पावर यहाँ पर क्या था, 4 रेज टू पावर 2, ये 2 था। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसका 0.5 जो है वो आंसर आ चुका है। ये आप देख सकते हैं 0.5 आपके सामने आ रहा है। तो यही इसका क्या है, आंसर है। ये नॉर्मली मैथमेटिक्स जो है आपकी वो यहाँ पर लगी हुई है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, पहले भी पूछा गया है, अब भी पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, हमेशा पूछे जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब आपसे बन जाने चाहिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से पूछा जाए तो। अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। इसमें से आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। ट्रू स्टेटमेंट क्या है, तो सबसे पहले ऑप्शन में लिखा है एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। ईमेल आईडी अद्वितीय होने का मतलब कि एक यूनिक होती है। जैसे कि अगर मेरी ईमेल आईडी इस प्रकार से है, शिवांश द्विवेदी 08@gmail.com, ठीक है, इस प्रकार से मेरी ईमेल आईडी है। तो जो ये ईमेल आईडी है ऐसी किसी की भी दूसरी ईमेल आईडी नहीं हो सकती है। ये एक यूनिक ईमेल आईडी है, यानी कि जैसे मेरे पास जो मोबाइल नंबर है वो बिल्कुल यूनिक है, सेम वैसा ही मोबाइल नंबर किसी और का नहीं हो सकता। इसी प्रकार से ईमेल आईडी में भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो ईमेल आईडी होती है वो कैसी होती है, यूनिक होती है। आपके पास जो ईमेल आईडी है वो आपकी है, इसके अलावा किसी और का वैसा ही यूज़र नेम नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि ईमेल आईडी में अपर केस और लोअर केस अक्षर एक साथ नहीं हो सकते। तो देखिए ईमेल आईडी जो होती है, पूरी की पूरी जो ईमेल आईडी लिखी जाती है वो स्मॉल लेटर में लिखी जाती है, यानी कि लोअर केस में लिखी जाती है। तो इसमें क्या कहा गया है, एक साथ नहीं हो सकते, ये कथन सही नहीं है, ये गलत है। दूसरा है इसमें कि ईमेल आईडी में डॉट कैरेक्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो भाई डॉट यहाँ पर लगाया जाएगा जब भी आप कोई ईमेल आईडी लिखेंगे। कोई सा भी आपका जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो आपका जीमेल हो, याहू हो या फिर आपका हॉटमेल हो, उसमें सभी में आपको क्या लगाना पड़ेगा, डॉट लगाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डॉट लगा हुआ होगा। अगले में इसमें कहा गया है कि ईमेल आईडी जो है वो केस सेंसिटिव होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि MS एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है। अब यहाँ पर समझना होगा आपको, और ये चीज़ आपको रटने से बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये चीज़ आप जब विजुअलाइज करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि MS एक्सेल में जो आपके पास सेल है उसमें जो आप संख्याओं को टाइप करते हैं उसका जो डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है। इसको देख लेते हैं हम एक बार, तभी आप इसके आंसर तक सही तरीके से पहुँच पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं MS एक्सेल पर। MS एक्सेल पर यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ पर बीचों बीच लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी संख्या जो है वो लिखता हूँ रेंडमली, यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 1 5 6, इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब आप देख पा रहे होंगे जो संख्या यहाँ पर लिखी गई है वो राइट साइड की ओर लिखी हुई है। देख पा रहे हैं आप
की जो संख्या है जहाँ पूरा सेल है उसमें राइट साइड की ओर लिखी हुई है, तो ये क्या है, इसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है। डिफ़ॉल्ट जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है ना, वो इसका डिफ़ॉल्ट है। मैंने इसको कोई किसी भी तरीके से इसमें कोई चेंज नहीं किया हुआ है। अब अगर मैं चेंज करना चाहूँ, इसको बीचों बीच लाना चाहता हूँ, तो ये बीचों बीच आ जाएगी। इस पर सेलेक्ट करूँगा और बीचों बीच लाना होगा तो ये बीचों बीच आ जाएगी। लेफ्ट साइड अगर मैं लाना चाहता हूँ तो लेफ्ट साइड आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डिफ़ॉल्ट है वो क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो राइट साइड ही होता है। देखेंगे आप इसमें, जैसे ही मैंने पहले जब लिखा था तब राइट साइड आकर के ये सारी की सारी संख्याएं इस तरीके से बन चुकी थी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा राइट, यानी कि राइट साइड इसका जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है वो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या फिर असत्य है। इसमें से आपको इस तरीके से कोई स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा कथन जो है वो सत्य है ये आपको पता करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि MS वर्ड में 18 पॉइंट फॉन्ट साइज लगभग 1.5 इंच के बराबर होता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। 18 पॉइंट जो आप फॉन्ट साइज लेते हैं तो वो 1.5 इंच के बराबर बिल्कुल भी नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन में कहा गया है कि MS वर्ड में एक जो पैराग्राफ है उसमें 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि MS वर्ड में जब आप MS वर्ड में जो कोई भी आप पैराग्राफ बना रहे हैं तो उसमें आपका जो अंतर है वो 24 पॉइंट से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाता है। इसके लिए जो आंसर है वो सेकंड आंसर इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाता है। सो यहाँ पर हमने 1 दिसंबर 2020 में सेकंड शिफ्ट में जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हुए थे उनको डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।